हेलो। स्वागत है आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे अभी। बात करेंगे हम यहाँ पे क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री की जो चैप्टर 15 है, 15वां जो चैप्टर है हमारा, उस 15वें चैप्टर में जो हमारा पार्ट 2 है यानी कि सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो सारी आपको डिस्कस कर दूंगा और यहाँ से लगभग जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वो हमारा 60% से ज़्यादा कवर हो जाएगा इस सेकंड पार्ट के बाद। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि मेन मेन हमारे टॉपिक क्या रहने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य आवाज़ें। ये आपकी बुक में हेडिंग है। आपको पता है कि संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। शुरू में तो 389 थे, हम पढ़ते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने जब उसको छोड़ दिया था, उसका बहिष्कार कर दिया था, तो 299 के करीब बचे थे। तो इसको हम एक राउंड फिगर की बात करें तो इसको हम 300 मान सकते हैं। तो लगभग हमारे 300 सदस्य थे और इनमें 6 सदस्यों की भूमिका जो थी वो महत्वपूर्ण थी। वो 6 सदस्य कौन से थे, हमको नाम याद रखने हैं। पहले थे नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर जी, के एम मुंशी जी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। इन सभी के जो मैंने नाम लिए हैं आपके सामने, ये सारे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वल्लभ भाई पटेल थे, इनका काम जो था वो था कि रिपोर्ट जो होती है उसका प्रारूप लिखना। ठीक है, बहुत ही चतुर थे और इन्होंने काफ़ी सूझबूझ से संविधान सभा में बहुत सारी समस्याओं को हल किया था। अब बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद की। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यानी अध्यक्ष का काम होता है कि भाई सभी को बोलने के लिए टाइम देना, सभी को बहसबाजी में शामिल करना। ठीक है, और कोई अगर गलत करे तो उसे निकालना। इस तरीके की ये अध्यक्ष के काम होते हैं सारी चीज़ें। तो अध्यक्ष की भूमिका इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निभाई थी राजेंद्र प्रसाद ने। भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस तरीके से सभी के अपने अपने काम थे संविधान सभा के अंदर। और इन 6 सदस्यों को दो और सदस्यों ने मदद की काम के लिए। वो थे बी एन राव, सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे ये। दूसरे थे एस जी, ये मुख्य योजनाकार थे। इन्होंने इन 6 सदस्यों की क्या की, हेल्प करी, मदद की। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो नेहरू जी ने पेश किया था। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव, मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ, आप उसे ध्यान से देखें। और हमारा जो झंडा होगा, तिरंगा झंडा होगा, ये बात भी नेहरू जी ने ही रखी थी। और तिरंगे झंडे में आपको पता है कि हमारे जो केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है और बीच में जो नीला चक्र है, और इसको बराबर 3 पट्टियों में विभाजित किया जाएगा। ये सारी बातें जो थी हमारे ध्वज की, ये सब नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अंबेडकर जी जो थे उनके पास संविधान सभा के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी होती थी। अब बात करेंगे संविधान की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके सामने मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो टॉपिक है अपना 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने जो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हुआ क्या था कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। यानी नेहरू जी ने कहा था कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। स्वतंत्र आपको पता ही है, एक आज़ाद देश। गणराज्य आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। संप्रभु का मतलब होता है कोई एक ऐसा देश जहाँ पे सर्वोच्च जो शासन होगा वो राज्य का होगा। ठीक है, तो वो संप्रभु यानी भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ पे राज्य का शासन होगा। और राज्य के जो हमारे जो शासक हैं वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, वो हमारे देश की जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है, आपको पता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश के प्रमुख नेता कौन से हैं, प्रमुख कौन होता है अपने देश का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी हमारे देश के प्रमुख होते हैं ना। प्रधान नेता बोल सकते हो या आप जो भी कहो इन्हें। तो ये जो हैं, इनका चुनाव होता है। अगर ये जनता के द्वारा, वोटिंग के द्वारा चुनकर आते हैं जिस देश में, वो गणराज्य रिपब्लिक कहलाएगा। लेकिन जिस देश में राजा रानी होते हैं, राजा रानियों का शासन होता है, वो गणराज्य नहीं होते हैं, वो रिपब्लिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पता है, राजा, जहाँ राजा का शासन होता है, राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी या तो उसका बेटा बनेगा या उसके परिवार का ही कोई होगा, उसका भाई वगैरह कुछ भी हो। तो यानी कि ये जो है, इसमें जनता के द्वारा नहीं चुना जाता राजा को, ना फिर उसके बाद आने वाले उत्तराधिकारी को, वो राजा खुद ही चुन लेता है। तो इस तरीके से, ठीक है, राजतंत्र अलग होएगा और हमारा गणराज्य अलग होगा।
नागरिकों को न्याय की बात की गई थी हमारे देश में। देश होने से पहले ही हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम न्याय रखेंगे अपने देश में, स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता रखेंगे, सभी के लिए समानता का आश्वासन, ये सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा नेहरू जी ने रख दी। और अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे, उनकी मदद की जाएगी, ये सारी बातें रखी गई। भेदभाव की समाप्ति, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो वो जाति के नाम पे ना धर्म के नाम पे, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये बात भी रख दी गई थी। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपके सामने पूरा खाका प्रस्तुत किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। आई थिंक आपको ये सिंपल लगा होगा क्योंकि आसान है, इसीलिए मैंने जल्दी बताया आपको, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, लोगों की इच्छा। इसे देखो, हमें पता है कि संविधान सभा जो थी उसमें बहुत बहसबाजी चलती थी। तो संविधान सभा में बहसबाजी में ही कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। सोमनाथ लाहिरी थे, ये थे कम्युनिस्ट विचारधारा के, ठीक है, कम्युनिस्ट सदस्य थे। इनको संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था। ये कहते थे कि भाई हमारी जो ये संविधान सभा है ये अंग्रेजों ने बनाई है, हमारी संविधान सभा जो है इसमें अंग्रेज शासन कर रहे हैं, हमारी संविधान सभा जो है ये मतलब सही से काम नहीं कर पा रही है, इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से आजाद करें। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे, आपको पता हो तो, ठीक है। देश बेशक से आजाद होने जा रहा है लेकिन अंग्रेज अभी यहीं पे है। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी लेकिन उसका सारा काम जो था वो वायसराय और वहाँ पे वायसराय, ठीक है, तथा लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। अब यहाँ पे देखो, मेन मेन सारी बातें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे एक वर्ड आया है, आपको कंफ्यूज शायद करे, अंतरिम सरकार। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी ये बताया है पॉलिटिकल साइंस में कि अंतरिम सरकार क्या होता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी बन गए थे, आपको पता है। और पहला चुनाव हुआ था 1952 में, 51-52 में हुआ था, उसको 52 का चुनाव कहते हैं। यानी कि 47 से 52 तक का जो सफर है 5 साल का, तो इस 5 साल में जब आप सोचोगे कि देश यार 47 में आजाद हुआ, ठीक है, चुनाव 1952 में हुए, तो ये 5 साल तक सरकार कैसे बन गई? बिना चुनाव के सरकार बन गई क्या देश में? तो यस, बिना चुनाव के ही सरकार बन गई, इसी को तो हम अंतरिम सरकार कहते हैं। अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो कि आपसी सहमति से बना दी जाए, यानी कि जिसमें आपसी सहमति के द्वारा बनाई जाती है ये सरकार। और इस सरकार में होता क्या है कि ये टेम्परेरी सरकार होती है, यानी जब चुनाव करवा पाना आसान ना हो या किसी कोई समस्या हो चुनाव करवाने में, तो टेम्परेरी सरकार बना ली जाती है, अंतरिम सरकार, ठीक है। जिस दिन चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो सरकार आती है वो मेन सरकार मानी जाती है। तो ये सब था, देश आज़ाद हुआ था, बंटवारा, लड़ाई झगड़ा, इसके कारण में ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। नेहरू ने देखा भाई कि लोग कुछ संविधान सभा का विरोध भी कर रहे हैं, नेहरू ने देखा, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, चाहे जो हुआ सही है, लेकिन अब हम आगे किसके लिए काम कर रहे हैं? अब तो हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं ना, अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। यही बातें नेहरू ने कही थी, तो ये आपको इन लाइनों में होगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चलता हूँ आगे टॉपिक पे। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, नेहरू ने कहा कि सरकारें जो है वो सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। आज अगर हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है। तो हमारी संविधान सभा अंग्रेजों ने बनाई, हमारी संविधान सभा चाहे किसी ने भी बनाई हो, क्या मतलब है इससे? हमें तो मतलब इस चीज से है ना कि हम अब देश आजाद हो गया है, देश में शासन जो चलाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है। अपने देश में जो हमारे साथ अंग्रेजों के टाइम पे गलत गलत हुआ, उस चीज को हम आगे अपने देश में नहीं होने देंगे। इस तरीके से नेहरू जी ने ये बातें रखी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेन मेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आप पॉइंटों को ध्यान में रखें। संविधान में बहुत तरह की चीज़ों को शामिल करने के लिए बातें चली थी। आपको पता है देश में बहुत तरह की समस्याएं थी, जैसे कि देश में बाल विवाह एक समस्या थी। आपको पता है कि छोटे छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। एक विधवा पुनर्विवाह वाली समस्या थी कि जो व्यक्ति जो लेडीज है उसका अगर हस्बैंड मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है,
तो वो औरत विधवा हो जाती है। जब वो औरत विधवा हो जाती है तो फिर उसका जो विवाह था वो नहीं होता था, क्योंकि उसको मतलब विधवा विवाह को परमिशन ही नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है, उसको गलत माना जाता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह वाले भी एक समस्या थी। और जातिगत भेदभाव भी था। ठीक है, जाति वाली भेदभाव जैसे कि छुआछूत की समस्या, लोगों को छूना भी गलत मानते थे, निचली जाति के साथ भेदभाव, ये सारी चीजें देश में थी। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए कुछ समाज सुधारक सामने आए जिन्होंने इन समस्याओं को सुधारने के लिए प्रयास किया। ठीक है, तो समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो थी महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या करा, दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे उन्होंने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हमारे देश में समस्या बहुत थी उस टाइम पे, और जो लोग थे वो इन चीजों से जूझ रहे थे। तो एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन जो था के रूप में लोकतंत्र और न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे साथ हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे, गलत गलत हुआ था। अब उन चीजों को हमें खत्म करना था अपने संविधान के तहत। अब हमें अपने देश में लोकतंत्र लाना था। ठीक है, हमें अपने देश में न्याय लाना था, नागरिकों के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करनी थी, उनके साथ समानता का व्यवहार करना था। बहुत नई नई जो समस्या जो हमें उस टाइम पे होती थी, उन समस्याओं को अब हमें अपने संविधान के जरिए ही दूर करना था, समस्याओं को। फिर क्या है कि एक चीज और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी थी कि जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से कुछ सुधार करने पड़े। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने टाइम पे कुछ 1909, 1919, 1935 में कुछ मतलब ऐसे एक्ट लेकर आए थे जिसके जरिए उन्होंने देश में सुधार करने की कोशिश की। ये सुधार सिर्फ नाम के ही सुधार थे। इन सुधारों में सुधार कुछ भी नहीं था, कहीं ना कहीं इससे भारतीयों को नुकसान ही पहुंचाया गया। लेकिन अब हमें एक चीज ध्यान में रखनी थी। ठीक है, हमें वो चीज ध्यान में ये रखनी थी कि अंग्रेजों के टाइम पे जो समस्या थी या जैसा शासन था उस व्यवस्था से हमें निकलना था, अपने संविधान में उन चीज़ों को ख़त्म करना था। तो ये जो एक्ट आए थे उनके टाइम पे, चाहे वो 1909 का एक्ट आया हो, चाहे 1919 का आया हो जिसमें कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार बना दिया था, या 1935 का एक्ट आ गया हो, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी विधायिका जो थी उस उसके प्रति मतलब गवर्नमेंट जो थी उसको उत्तरदायी बनाया गया हो, या फिर मतलब उसके बाद का सिस्टम रहा हो, चाहे कुछ भी अंग्रेजों ने किया हो, कहीं ना कहीं उनमें कमियां बहुत ज़्यादा थी। और उन सभी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी जो थी वो हमारी थी, हम अपने संविधान के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव करने थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अधिकारों का निर्धारण, कि अधिकार हम अगर निर्धारित करें तो कैसे करें, इसमें समस्या आ रही थी और टकराव हो रहा था। क्योंकि समस्या ये थी कि नागरिकों के अधिकार कैसे निर्धारित किए जाएं, कि किसको कौन से अधिकार देने हैं, सबको समान देने हैं, तो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना था। उत्पीड़ित समूह यानी कि ऐसे समूह जिनके साथ गलत होता आ रहा है, उनको क्या क्या कोई विशेष अधिकार मिलना चाहिए या उनको विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इस बात पे बहसबाजी थी। अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए जाने चाहिए या क्या अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, इन बातों पे समस्या आ रही थी। बहुत बहस चली इन सब चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि संविधान सभा ने जनता की इच्छा पर अमल करना उचित समझा, कि जनता जैसा चाहेगी हम अपने संविधान में वैसे ही प्रावधान को लेकर आएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है आपके सामने, इसे समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ मैं, ये आपके पेपर में बहुत जरूरी है, आएगा ये क्वेश्चन। इस चैप्टर से पृथक निर्वाचिका का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या था, कि अंग्रेजों ने ना अलग अलग तरह का चुनाव के सिस्टम कर दिए थे, कि मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की बात करती गई थी, कि मुसलमानों के लिए चुनाव होगा। ठीक है, और ये अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने अपने टाइम पे मुसलमानों के कान भर दिए थे, उनके बीच में फूट डालने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके जरिए पता है क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने जो मुसलमान थे उनके सामने एक बात रखी कि तुम जो हो संख्या में कम हो, हिंदू संख्या में ज्यादा है,
उनके मतलब कहीं ना कहीं फूट डालने के लिए। उन्होंने बोला कल को देश आज़ाद हो जाएगा तो तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हिंदुओं का हमेशा वर्चस्व रहेगा, ऐसे में तुम तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बन गए और तुम्हें तो बहुत समस्या आएगी। तो इसीलिए वो सुधार के लिए उन्होंने सुधार के नाम पे पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम लेकर आए अंग्रेज, और उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालनी शुरू कर दी उस टाइम से। तो इस यही पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम ही तो मुसलमानों के दिमाग में एक बात बनकर बैठ गया, और फिर बाद में ये चीज़ें चलती रही जिन्ना के दिमाग में कि हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, हमें अलग देश चाहिए, और बाद में देश का बंटवारा हो गया, देश के टुकड़े हो गए। ये पूरी कहानी जो थी अंग्रेजों ने फूट डाली थी, और वही समस्या दोबारा सामने आ गई। ये जो थे मिस्टर बी बी पोकर बहादुर, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने बोल दिया कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के लिए एक जबरदस्त भाषण दे दिया। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक तो सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें, समुदायों के बीच में मतभेद कम हो सके। यानी कि यहाँ तक जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा, कहीं कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पे आई, आप यहाँ से ध्यान दें। देश शासन में मुसलमानों की एक सार्थिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। यानी कि इन्होंने मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों के फायदे के लिए पृथक निर्वाचिका वाली बात रख दी। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान देश को उठाना पड़ा है, और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बातें नहीं सोची। उसके बाद देखो क्या, इनको लगता था कि मुसलमानों की जो ज़रूरतें हैं उसको केवल मुसलमान ही समझ सकते हैं, यानी कि जो गैर मुसलमान है, हिंदू, सिख या फिर कोई अन्य, वो मुसलमानों की समस्या को नहीं समझ सकते हैं, ऐसा ये कह रहे थे। इन्होंने कहा कि, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि पृथक निर्वाचिका, ओ हाँ, एक चीज ये भी याद रखना कि इनका जो था विरोध बहुत बड़े लेवल पे हुआ। यानी कि ये एक बहुत बड़ी बहस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, बहुत बड़ी बहस है जो इस पृथक निर्वाचिका वाले मुद्दे पे चली। ठीक है, इन्होंने ये जो बहादुर थे, इन्होंने अपनी बात तो रख दी भाई कि पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इस तरीके की बातें। लेकिन आगे इसका असर क्या हुआ आप ये देखो। जो पृथक निर्वाचिका के हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। जो राष्ट्रवादी थे उस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि भाई ये क्या पृथक निर्वाचिका, इसी के चक्कर में तो देश को इतना नुकसान हुआ है, दोबारा से देश में यही समस्या आ जाएगी, इस तरीके से उन्होंने कहा। इसके बाद गर्मा गर्म बहस चली, उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी, सही बात थी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने के लिए सिस्टम लेकर आए थे। और बहादुर को, ठीक है, आरवी धुलेकर जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहादुर की ओर कहा, उनको संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पे अपना खेल खेला था, इसकी आड़ में उन्होंने उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यक फुसला लिया, यानी अल्पसंख्यकों को फुसला लिया। और अब इस आदत को छोड़ दो, अब दोबारा से पृथक निर्वाचिका की बात मत करो, देश को तोड़ने की बात मत करो, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर भड़कने लगे थे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि देश में जो विभाजन हुआ था ना, पीछे जो मेन कारण वो पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम ही था। अंग्रेजों ने फूट वहीं से डाली थी, इस बात से तो लोग वैसे ही भड़कते थे, और उन्होंने वही बात दोबारा रख दी। तो उन्होंने कहा कि निरंतर देश में गृह युद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका दिखाई देती है उन्हें पृथक निर्वाचिका से, अगर पृथक निर्वाचिका लाएंगे तो ऐसा सिस्टम होता रहेगा। सरदार पटेल ने क्या कहा, इसे भी सुनो। इन्होंने कहा कि जो पृथक निर्वाचिका है एक विष है, यानी एक ऐसा जहर है जो देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। और उनकी राय में ये एक ऐसी समस्या थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, यानी एक समुदाय यानी हिंदू, दूसरा समुदाय मुसलमान, इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया पृथक निर्वाचिका ने। इसने, उन्होंने कहा कि इसने राष्ट्र के दो टुकड़े करवा दिए, देश में रक्तपात करवा दिया, लड़ाई झगड़ा करवा दिया और विभाजन का कारण बना ये पृथक निर्वाचिका। और पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश की शांति चाहते हो, अगर तुम देश की शांति चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका छोड़ दो, पृथक निर्वाचिका से तो देश को फायदा होना ही नहीं है, न तब हुआ था ना अब होगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। फिर ये गोविंद वल्लभ पंत जो थे, जीपी पंत जिनको बोला जाता है, इन्होंने भी कुछ कहा। इन्होंने ये कहा कि ये जो प्रस्ताव है न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि ये अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है, इन्होंने ऐसे कहा, ठीक है। अब यहाँ से जो था मेन पॉइंट, अगर कोई बच रहा है तो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, तो इसमें कोई खास है नहीं, आप इसे पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ से। अब ये जो बॉक्स है मैंने आपके लिए स्पेशल रखा है कि जीबी पंत जो थे इन्होंने कुछ कहा था। ठीक है, इन जीबी पंत ने क्या कहा था इसको आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से बिल्कुल। अब देखते हैं हम टॉपिक। संविधान ये कहा गया था कि संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, यानी कि संविधान जनता को अधिकार देगा, नागरिकों को अधिकार देगा, लेकिन नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। यानी नागरिक भी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी देशभक्ति, अपनी स्वामी भक्ति की का वचन लेंगे। ठीक है, ये बातें रखी गई थी। ठीक है, सभी को सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था और बहुत सारी बातें रखी गई थी इस टाइम पे। तो यहाँ से हमारे लिए अब कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं, मेन थी मैंने आपको बता दी है। अब देखो, पृथक निर्वाचिका का जो मुद्दा आया था इससे सारे मुसलमान तैयार नहीं थे। जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान, दो चार कुछ लोग जरूर रहे थे, कुछ लोग जरूर रहे थे जो इस चीज को मांग कर रहे थे, लेकिन सारे मुसलमान इस चीज से तैयार नहीं थे। ठीक है, वो समझते थे कि भाई इस पृथक निर्वाचिका ने ही इतना नुकसान पहुंचाया है। एग्जाम्पल के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका जो है वो आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अल्पसंख्यकों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम होगा तो मतलब वो सिर्फ अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक को ही देखेगा, बहुसंख्यक अलग हो जाएगा, फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में खाई हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आनी थी। तो 1949 तक संविधान सभा के सभी सदस्य, ज्यादातर मतलब लगभग 95% सदस्य इस बात को मान चुके थे कि देश में पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। यानी कि पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम देश में आएगा ही नहीं कुछ भी, किसी भी हालत में। तो ये सारी बातें रखी गई थी। तो यहाँ से अपना वीडियो खत्म होता है। मेन मेन जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करें, वीडियो पे शेयर कर दें अपने दोस्तों को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस टाइम पे रात के बज रहे हैं 1:30, तो इतनी टाइम पे मैं जल्दी जल्दी में ही आपको बता पा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं बताया मैंने। तो बाकी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लें जरूर। ठीक है, जय हिंद, जय